बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 में डाउट 4 कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फॉर वन पॉपुलेशन मीन। क्वेश्चन नंबर 1, suppose that you intend to find a 95% confidence interval for a population mean by applying the one mean z interval procedure to a sample size of 100। वन मीन जेड इंटरवल प्रोसीजर का जो फार्मूला है वो ये वाला फार्मूला है। ये फार्मूला जो हमें नज़र आ रहा है, जेड इंटरवल फॉर म्यू एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फ़ा बाई 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट n। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट चैप्टर के अंदर। ये जेड इंटरवल प्रोसीजर है और 95% कॉन्फिडेंस लेवल इंटरवल हमें बनाना है, कैलकुलेट करना है। अच्छा, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का यानी ये फार्मूला है कैलकुलेट करना। कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है एक रेंज बनती है। हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो जो है ना, एक होता है एक्स बार को हम कहते हैं पॉइंट एस्टीमेट, एक्स बार को हम कहते हैं पॉइंट एस्टीमेट, यानी मीन जो होता है उसको हम पॉइंट एस्टीमेट कहते हैं। लेकिन उसमें प्लस माइनस जेड अल्फ़ा बाई 2 इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट n, जब ये वाला कंपोनेंट हम उसमें प्लस और माइनस करते हैं तो एक रेंज बनती है। यानी मीन में सबसे पहले ये हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें पर मीन से ये हम माइनस करते हैं और फिर मीन से हम ये प्लस करते हैं तो एक रेंज बनती है। तो उस रेंज को हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन कहते हैं। 95% या 90% या कोई भी परसेंटेज का मतलब ये होता है कि उस परसेंट की आप जो है ना टेबल से वैल्यू लेते हैं, उस परसेंट की आप टेबल से वैल्यू लेते हैं। अब यहाँ पे जेड अल्फ़ा बाई 2 हो सके आपको कंफ्यूज कर रहा हो, तो जेड अल्फ़ा बाई 2 का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पर अगर यानी कॉन्फिडेंस लेवल जैसे कि यहाँ पे 95% है, 95% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब है जो अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा जो होगा वो 5% होगा। याद रखें, कॉन्फिडेंस लेवल और अल्फ़ा ये दोनों अगर ऐड करेंगे तो ये 100% बनेगा। अगर कॉन्फिडेंस लेवल 95% के बजाय 90% होता तो ये अल्फ़ा 10% होगा। अगर ये कॉन्फिडेंस लेवल 99% होगा तो ये अल्फ़ा 1% होगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा को हम सिग्निफिकेंस लेवल भी कहते हैं। तो सिग्निफिकेंस लेवल या अल्फ़ा प्लस कॉन्फिडेंस लेवल ये दोनों मिलाएंगे तो 100% बनेगा। ये समझो कि एक तरह का एरर मार्जिन होता है। रीज़न ये है कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम सैम्पल डेटा को यूज़ करते हैं और पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज करते हैं, तो उसमें एरर के चांसेस रहते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला है ये पूरा। अब इसमें ये वाला कंपोनेंट जो प्लस माइनस के इस तरफ जो राइट साइड पे जेड अल्फ़ा बाई 2 इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट n, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट यहाँ पर हमने अलग से लिखा है। ये वाला बेसिकली ये वाला जो कंपोनेंट है ये मार्जिन ऑफ एरर को रिप्रेजेंट करता है, ये मार्जिन ऑफ एरर को रिप्रेजेंट करता है, ये मार्जिन ऑफ एरर कहलाता है। याद रखें, सिग्मा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट n, सिग्मा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट n ये स्टैंडर्ड एरर कहलाता है, ये स्टैंडर्ड एरर कहलाता है। ये बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लास्ट लेक्चर में हमने 3 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी। लास्ट लेक्चर में हमने तीन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी। हमने कहा था सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन हमारा एक्स बार होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन एस होता है। और फिर हमने पढ़ी थी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन में हमारा मीन म्यू होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होता है। उसके बाद हमने तीसरी पढ़ी थी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने कहा था थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और वो यहाँ पर हमारे जो जितने भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के काम होंगे उसके लिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होती है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो एक्स बार या म्यू के बराबर होता है, लेकिन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n होता है। तो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ये है, उसको हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। इसमें डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n इसीलिए लगता है क्योंकि ये जो लास्ट लेक्चर में हमने सैम्पलिंग एरर को जब कवर किया था उसके अंदर हमने कहा था कि मीन जो पॉपुलेशन मीन है और सैम्पल मीन है, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आता है वो सैम्पलिंग एरर कहलाता है। तो वो जो हमने कवर किया था तो उसके अंदर हमने देखा था
कि अगर हम सैम्पल साइज़ बढ़ाते जाते थे तो हमारा जो सैम्पल मीन आ रहे थे वो पॉपुलेशन मीन के करीब करीब आ रहे थे। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे हम सैम्पल साइज़ बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा सैम्पल एरर कम से कम होता जाएगा। तो इसीलिए जो है हमने इसको सिग्मा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट, उसको स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। इसको जब हम टेबल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मार्जिन ऑफ एरर बन जाएगा। मार्जिन ऑफ एरर जब हम पॉइंट एस्टीमेट यानी मीन में प्लस और माइनस करेंगे तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट बन जाएगा। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है, ये पूरा एक प्रोसीजर है। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है, सपोज दैट यू इंटेंड टू फाइंड ए 95% confidence interval for a population mean by applying the one mean z interval procedure to a sample of size 100. What would happen to the precision of estimate if you used a sample size of 50 instead but kept the same confidence level of 95%? सबसे पहले तो हमसे ये पूछा गया है कि अगर आप सैम्पल साइज़ 100 पे कोई कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल 95% ही रखें और आपका सैम्पल साइज़ 50 हो जाए तो आपकी प्रिसिशन यानी डिसीजन की एक्यूरेसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले इस पार्ट को डिस्कस करते हैं। देखें 95% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब होता है 5% एल्फ़ा। 5% एल्फ़ा को जब हमने यानी 5 का मतलब 0.05, 5% को जब हमने तो 0.05 डिवाइडेड बाय 2 हमने किया, 0.05 डिवाइडेड बाय 2 हमने किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 0.025। 0.025 को जब हमने टेबल में फाइंड किया यानी एरिया जब हमने ये टेबल में फाइंड किया तो टेबल के अंदर ये एरिया जो है हमें यहाँ पर ये 0.025 यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है 0.025, जिसकी टेबल वैल्यू है -1.9 और कॉलम जो बन रहा है 0.06 बन रहा है, 0.06 कॉलम बन रहा है और रो जो बन रही है -1.9। तो इसका मतलब एल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 की जो वैल्यू आई हमारे पास, एक वैल्यू जो आई वो -1.96 आ गई। उसके बाद अब हमें पता है टेबल में हमें लेफ़्ट साइड की जो है ना वो एरिया मिलता है, टेबल में हमें लेफ़्ट साइड का एरिया मिलता है। तो ये 0.025 जो टेबल में हमने फाइंड किया ये लेफ़्ट साइड का एरिया है। इसी तरीके से चूँकि एल्फ़ा बाय 2 का मतलब है कि यानी 5% अगर एल्फ़ा है डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो 0.025 का मतलब ये होता है कि 0.025 हमें लेफ़्ट साइड पे भी छोड़ना है और 0.025 हमें राइट साइड पे भी छोड़ना है, यानी दरमियान में 95% होना चाहिए, लेफ़्ट और राइट साइड पे 0.025 का एरिया होना चाहिए। तो 0.025 लेफ़्ट एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब हमें 0.025 राइट का एरिया फाइंड करना है। हमें पता है कि टेबल जो है हमें हमेशा लेफ़्ट का एरिया देता है, तो अगर टेबल और पूरा जो कर्व होता है वो 100% के बराबर होता है। अगर हम टेबल से 0.0975 मालूम कर लें एरिया, 0.975 का मतलब है 97.5% एरिया अगर मालूम कर लें और हमें पता है टेबल लेफ़्ट साइड का एरिया देता है, तो अगर लेफ़्ट साइड का एरिया हम 97.5% मालूम कर लें उसका मतलब राइट साइड पे जो एरिया बचेगा वो 2.5% बचेगा। तो लेफ़्ट साइड का जो एरिया का जो वैल्यू हमने निकाली वो -1.96 थी और अब हम जो है 0.975 की जो है ना टेबल वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि 0.975 जब हम निकालेंगे तो उसके राइट का एरिया जो होगा उस z वैल्यू के राइट का एरिया 2.5% होगा। तो 0.975 हमने देखा कि वो पॉजिटिव 1.9 और 0.6 के सामने अगर 1 यानी इसका मतलब 1.96 जो टेबल वैल्यू है उसके लेफ़्ट पे ये एरिया है यानी 0.975, तो अंडरस्टूड है कि राइट पे 0.025 एरिया है। तो z एल्फ़ा बाय 2 का मतलब है कि इसका जो भी आंसर आता है उतना एरिया आपको राइट पे और उतना एरिया आपको लेफ़्ट पे छोड़ना है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस इंटरवल हमेशा सेंटर में मूव करता है। उसके लेफ़्ट और राइट का एरिया हम एल्फ़ा बाय 2 की मदद से करते हैं। एक तो डायरेक्ट जो एल्फ़ा बाय 2 का रिज़ल्ट आता है, जैसे हमारे पास 2.5% आ गया, हमने पहले 2.5% मालूम कर लिया और उसके बाद हमें राइट साइड का एरिया निकालने के लिए हमने 1 माइनस 2.5% किया तो 97.5% का एरिया हमें निकालना है। तो एक एरिया यानी -1.96
का जो लेफ़्ट का एरिया जो यानी है वो 2.5% है, और प्लस 1.96 के जो राइट का एरिया है वो 2.5% है, क्योंकि प्लस 1.96 के लेफ़्ट का एरिया 97.5% है। तो आंसर को हम पढ़ते हैं। 95% कॉन्फिडेंस लेवल मीन्स अल्फा इक्वल टू 5% और 0.05। व्हेन वी डिवाइड 0.05 बाय 2 वी फाइंड 0.025। वी फाइंड 0.025। द जेड वैल्यूज़ आर प्लस माइनस 1.96, यानी जेड वैल्यूज़ हमारे पास एक माइनस 1.96 आई है और एक प्लस 1.96 आई है, तो प्लस माइनस 1.96 समझ। मार्जिन ऑफ एरर एट द सैम्पल साइज 100 वुड बी। अब मार्जिन ऑफ एरर का ये फार्मूला है, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये मार्जिन ऑफ एरर कहलाएगा। तो मार्जिन ऑफ एरर वुड बी एट द सैम्पल साइज 100 वुड बी 1.96, यानी 1.96 हमने टेबल वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 100, ठीक है। और बट द मार्जिन ऑफ एरर ऑफ सैम्पल साइज 50 वुड बी 1 पॉइंट, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल चेंज नहीं हो रहा तो लिहाजा टेबल वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉन्फिडेंस लेवल सेम है, तो टेबल वैल्यू में कोई सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 50। अब यहाँ पे सिग्मा गिवन नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर जो है सैम्पल साइज 100 हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 50 हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए सिग्मा कोई भी यहाँ वैल्यू हो, XYZ कोई भी वैल्यू, 2 हो, 5 हो, 3 हो, 1 हो, जो भी हो, तो वो स्क्वायर रूट 100 का आंसर आएगा 10। स्क्वायर रूट 100 का अगर रूट कैलकुलेट करेंगे इसका आंसर आएगा 10। स्क्वायर रूट 50 का अगर रूट कैलकुलेट करेंगे तो वो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। अब कोई वैल्यू है, मिसाल यहाँ पे अगर सपोज़ कोई वैल्यू है 5 है, यानी सिग्मा अगर 5 है, 5 अगर 10 से डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 0.5, लेकिन 5 अगर 7 से डिवाइड होगा तो आंसर उससे ज़्यादा आएगा। यानी कहने का मकसद ये है कि सैम्पल साइज़ बड़ा होगा तो ये जो स्टैंडर्ड एरर है वो छोटा आएगा, सैम्पल साइज़ बड़ा होगा तो स्टैंडर्ड एरर छोटा आएगा। सैम्पल साइज़ जो है जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो स्टैंडर्ड एरर छोटा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सैम्पल साइज़ 100 पे जो स्टैंडर्ड एरर आएगा वो जो है ना 50 पे उससे जो है ना ज़्यादा एरर आएगा। अब चूँकि कॉन्फिडेंस लेवल में टेबल वैल्यू सेम आएगी तो ये वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, तो लिहाजा मार्जिन ऑफ एरर 100 सैम्पल साइज़ पे कम होगा और 50 सैम्पल साइज़ पे ज़्यादा होगा। तो मार्जिन ऑफ एरर अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब डिसीजन की प्रिसीशन या एक्यूरेसी कम होगी। व्हेन कॉन्फिडेंस लेवल इज सेम द टेबल वैल्यू वुड आल्सो रिमेन सेम, दैट इज़ 1 पॉइंट, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज आल्सो सेम। At sample size 100 denominator is higher, it would result low margin of error. Conversely, sample size 50 would result high margin of, so precision would decrease. तो इस केस में जब सैम्पल साइज 100 से 50 की जाए, सेम कॉन्फिडेंस लेवल हो, तो प्रिसीशन जो है वो डिक्रीज़ होगी। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है, व्हाट वुड हैपन टू द प्रिसीजन ऑफ द एस्टिमेट इफ यू चेंज द कॉन्फिडेंस लेवल टू 90% बट केप द सेम सैम्पल साइज ऑफ 100। अब ये कह रहा है कि सैम्पल साइज़ यहाँ 100 हो और कॉन्फिडेंस लेवल आप 90% कर लेते हैं। 90% का मतलब है अल्फ़ा अब आपका 10% हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। अल्फ़ा 0.1 का मतलब ये है कि जब आप 10% यानी इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो उसका आंसर आएगा 0.025, उसका आंसर आएगा 0.05, यानी 0.1 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे उसका आंसर आएगा 0.05। 0.05 अगर हम टेबल में देखें तो उसकी जो टेबल वैल्यू जो है 0.05 की तकरीबन 0.05 इसके दरमियान में आ रहा है, तो 1.645 टेबल वैल्यू बन रही है, -1.645। ये लेफ़्ट का एरिया है 5%। अगर राइट का एरिया मालूम करना हो तो हमें 95% टेबल वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो 95% टेबल वैल्यू का जो रिज़ल्ट आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है ये 1.6 के सामने 0.9505 और 0.9495। तो हम चूँकि कॉलम वैल्यूज़ ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो यहाँ पर 1.645 जो है हमारे पास पॉजिटिव टेबल वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये है कि 1.645 के राइट पे 5% एरिया है और -1.645 के लेफ़्ट पे 5% एरिया है। तो इस तरीके से ये हमने
जो मालूम कर लिया तो उससे हमें पता लगा कि टेबल वैल्यू 90% पे जो टेबल वैल्यू है वो 1.96 के बजाय 1.645 होगी। तो टेबल वैल्यू जैसे ही कम होगी तो लाजमी बात है ये कंपोनेंट अपनी जगह पे कांस्टेंट है, तो लिहाजा इसका जो रिज़ल्ट आएगा कि जो ओवरऑल स्टैंडर्ड एरर है, मार्जिन ऑफ एरर है वो कम हो जाएगा, मार्जिन ऑफ एरर कम हो जाएगा। तो ये आपको पार्ट खुद करना है, टेबल वैल्यू जो है यहाँ से फाइंड करके ये पार्ट आपको खुद सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ए पॉपुलेशन मीन हैज़ ए मार्जिन ऑफ एरर of 10.1. Obtain the length of confidence interval. The mean of the sample size is 75.2. Determine the confidence interval. देखिए कॉन्फिडेंस इंटरवल में हमने पीछे देखा दो कंपोनेंट हैं, एक हमारे पास मीन है और दूसरा हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर है। मार्जिन ऑफ एरर मीन में एक मरतबा प्लस होता है और एक मरतबा माइनस होता है, एक रेंज बनती है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट होता है। इस क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ एरर 10.7 है, यानी ये वाला जो कंपोनेंट है वो 10.7 है और जो मीन है एक्स बार जो है वो 75.2 है। तो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 75.2 में माइनस कर देंगे 10.7 तो जो भी आंसर आएगा और फिर प्लस कर देंगे 10.7, तो माइनस के साथ जो आंसर आएगा और प्लस के साथ जो आंसर आएगा दोनों को जब हम लिखेंगे तो एक रेंज बनेगी, जैसे हमने यहाँ पे देख सकते हैं। ये मार्जिन ऑफ एरर का फार्मूला है, मार्जिन ऑफ एरर को फिर हम अलग से यहाँ पे शो किया है। मीन ऑफ द डेटा 75.2 एंड मार्जिन ऑफ एरर 10.7। टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंस इंटरवल वी एड एंड सब्सट्रैक्ट मार्जिन ऑफ एरर विथ मीन। द कॉन्फिडेंस इंटरवल वुड बी 75.2 जो कि हमारा मीन है, प्लस माइनस किया 10.1। प्लस माइनस का मतलब है एक मरतबा प्लस करो एक मरतबा माइनस करो, तो हमारे पास 60.5 से लेके 85.9 तक ये मार्जिन ऑफ एरर ऐड करने के बाद मीन में ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल की रेंज बनी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमें सॉल्व करना है और रेफ़र करना है यही क्वेश्चन नंबर 2, उसकी मदद से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ए वेरिएबल ऑफ ए पॉपुलेशन हैज़ ए मीन 266 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 16। ए वेरिएबल ऑफ ए पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन का वेरिएबल है, मीन 266 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 16 है, ये पॉपुलेशन का डेटा है। टू एन ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस वेरिएबल हैव ए मीन ऑफ 262.1 एंड सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20.4। अब उसमें से 10 ऑब्जर्वेशन हमने ली तो उसका मीन 262.1 आया और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 20.4 आया, ये सैम्पल डेटा है। ऑब्टेन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन ऑफ एक्स बार और स्टूडेंट वर्जन ऑफ एक्स बार। याद रखें पॉपुलेशन के लिए या लार्ज सैंपल के लिए जेड टेबल यूज़ होता है, या जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होती है और जेड डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ वेरिएबल एक्स बार कहते हैं। जेड डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ वेरिएबल एक्स बार कहते हैं, जिसका ये फार्मूला है। इस तरीके से जब सैम्पल डेटा यूज़ होता है तो सैम्पल के लिए जो है टी टेबल यूज़ होता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होती है, टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होती है और टी डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टूडेंट वर्जन ऑफ वेरिएबल एक्स बार कहते हैं। टी टेबल को हम या टी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टूडेंट वर्जन ऑफ वेरिएबल एक्स बार कहते हैं। सैम्पल डेटा में आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एस यानी सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन, जबकि पॉपुलेशन में जो सिग्मा दिया हुआ है, पॉपुलेशन में आप पीछे भी देख सकते हैं कि हमने ये जेड के साथ जेड अल्फ़ाबेट 2 इंटू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल यूज़ किया है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल यूज़ किया गया है, जबकि स्टूडेंट वर्जन में सैम्पल स्टैंडर्ड, हमें पता है कि स्टूडेंट वर्जन सैम्पल डेटा के लिए यूज़ होता है और पॉपुलेशन वर्जन जो है वो पॉपुलेशन डेटा के लिए स्टैंडर्ड वर्जन यूज़ होता है। तो स्टैंडर्ड वर्जन जो है पॉपुलेशन के लिए यूज़ होता है और स्टूडेंट वर्जन सैम्पल के लिए यूज़ होता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेटा पुट करेंगे कि हमारे पास 262.1 ये एक्स बार है हमारे पास सैम्पल का, माइनस 266 पॉपुलेशन मीन, यानी ये हमारे पास एक्स बार 262.1 है और माइनस 266 जो पॉपुलेशन का मीन है। अब जो सैम्पल पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 16 है, सैम्पल साइज 10 है
और सिमिलरली हमने सेम ये प्रोसीजर यहाँ पे रिपीट किया है, सिर्फ यहाँ पे हमने सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन 20.4 पुट किया। तो हम आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो चेंज है वो सिर्फ सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है वो आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो उस तरीके से हम इसको लिखेंगे, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको हम स्टैंडर्ड वर्जन कहते हैं ऑफ एक्स बार, उसको हम स्टूडेंट वर्जन ऑफ एक्स बार कहते हैं। स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ एक्स बार और स्टूडेंट वर्जन ऑफ। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, रेफर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 को रेफर करें। आल्सो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6, रेफर 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए 1 to 5 आपको रेफर करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 वी नो दैट 95% confidence interval for the mean age of all Pakistani millionaires is from 54.3 to 62.8 years। यानी क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, तो उसमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे जो आपके पास जो रेंज बनी होगी पाकिस्तानी मिलेनियर्स की, जो क्वेश्चन नंबर 6 में डेटा था, तो वो 54.3 यानी लोअर जो बाउंड्री थी या लोअर जो रेंज थी वो 54.3 से लेके 62.8। तो ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल की रेंज बनी। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस प्रोवाइड ए करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेटमेंट इन कोट्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमारे पास यहाँ 4 स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। 95% ऑफ ऑल पाकिस्तानी मिलेनियर्स आर बिटवीन द एज ऑफ, यानी इसका मतलब बताना है। जो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल में एक लोअर रेंज आती है, एक अपर रेंज आती है, तो उसका मतलब क्या है। तो 95% ऑफ द ऑल पाकिस्तानी मिलेनियर्स आर बिटवीन द एज ऑफ 54.3 and 62.8 years. There is a 95% chance that the mean age of all Pakistani millionaires is between 54.3 years and 62. We can be 95% confident that the mean age of all Pakistani millionaires is between 54.3 years and 62. The probability of 0.95 that the mean age of all Pakistani millionaires is between 54.3 years and 62.8 ईयर्स। तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट सी जो है वो करेक्ट है। उसका रीज़न ये है कि जो स्टेट्स का डेटा होता है, जैसे यहाँ पे हम 95% कॉन्फिडेंट हैं, तो स्टेटिस्टिक्स के डेटा के अंदर हमेशा इस तरह का वर्डिंग यूज़ की जाती है कि जिसमें आप जो ना कभी भी ऐसी बात नहीं कहते कि आप 100% या आप यानी यकीनी तौर पे श्योर हैं। आपकी बात का मकसद ये होता है कि ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि ज़रा यानी डिप्लोमेटिक टाइप का स्टेटमेंट होता है। तो इसमें यानी ये 95% ऑफ ऑल पाकिस्तानी ये कंफर्मेशन है, ये प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, ये जो है ना ये भी प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। वाहिद सी वाला जो जुमला है, वी कैन बी 95% कॉन्फिडेंट, यानी हमें 95% तक यकीन हो सकता है या हम 95% तक कॉन्फिडेंट हैं कि मीन एज जो है ना इस रेंज में लाया करेगा। तो ये वाला जो सी है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। याद रखें आगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर भी आपको इस तरह से वर्डिंग को, इस तरह की वर्डिंग को आप यूज़ करना है। वी कैन बी 95% कॉन्फिडेंट, वी कैन बी 90% कॉन्फिडेंट, वी कैन बी 68.26% कॉन्फिडेंट। जो भी परसेंटेज होगा उस हिसाब से हम उसको देखेंगे। Statement C is correct. The basic idea behind hypothesis testing in confidence is that how much confident someone is regarding particular claim. Therefore, appropriate sentence is C, which best fits on the idea. आगे बढ़ते हैं। Question number 8 है। Question number 8, one of the variable that Salma considered was length of shell. She found the mean shell length of 461 randomly selected specimen of original diamond to be 11.9. सलमा ने 461 रेंडमली सिलेक्टेड कोई डायमंड लिए, उसके जो शेल लेंथ आई की मीन आया वो 11.9 mm था। यानी जो डायमंड का जो मीन आया वो 11.9 है और 461 जो है सैम्पल साइज। अज्यूम दैट सिग्मा इक्वल टू 2.5 mm, यानी जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब हम जो है ये वाली बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आप कहेंगे कि ये 461 सैम्पल साइज़ है, तो याद रखें जेड का जो प्रोसीजर है वो लार्ज सैंपल यानी ग्रेटर देन 30 सैंपल जो है वो लार्ज सैंपल कहलाता है। अगर आपका सैंपल 30 या 30 से अबव हो तो वहाँ पे जेड प्रोसीजर अप्लाई होगा, और 30 से बिलो हो तो वहाँ पे टी प्रोसीजर अप्लाई होगा। लेकिन
अगर आप थोड़ा आगे बढ़ के इसको ऑब्ज़र्व करें तो टी टेबल की जो वैल्यूज़ हैं वो अप्रॉक्सीमेटली जो है ना वो करीब करीब होती हैं जब सैम्पल साइज़ 30 से बढ़ जाता है। तो प्रैक्टिकली जो है हम Z को बहुत कम यूज़ करते हैं, हम प्रैक्टिकली T को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा 2.5 चूँकि लार्ज सैम्पल है इसीलिए हम पॉपुलेशन का जो है वो सिग्मा वाला सिंबल है वो यूज़ करें। ऑब्टेन 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन लेंथ म्यू ऑफ ऑल ओरिजिनल डायमंड्स। हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना है। पीछे हम देख चुके हैं टेबल के अंदर, मैं आपको बता चुका हूँ कि 90% कॉन्फिडेंस लेवल पे को जब हमने अल्फ़ा निकाला तो 10% आया। अल्फ़ा को डिवाइडेड बाय 2 किया तो 0.05 आया। 0.05 एग्जैक्ट नहीं आया, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 0.0495 और 0.0505, तो उसके सामने -1.6, और जब हमने इनकी वैल्यूज़ को एवरेज लिया तो टेबल वैल्यू -1.645 आ गई थी। उसी तरीके से ये तो हमने लेफ़्ट का 5% एरिया निकाला। राइट का एरिया निकालने के लिए हमने लेफ़्ट का 95% एरिया निकालना होता है। तो लेफ़्ट का 95% एरिया जब हमने निकाला तो उसकी जो टेबल वैल्यू आ रही थी 1.6, अगेन 45 जो ना एवरेज किया तो 45 आ गया। तो 1.645 पॉजिटिव वैल्यू और -1.645 नेगेटिव वैल्यू 90% कॉन्फिडेंस लेवल पे आ रही थी। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर use the formula to calculate confidence for a mean length of for z alpha by 2 find z value of 0.05 and 0.95 because 90% confidence level means alpha 10%. When we divide alpha by 2 or 10% divided by 2 we find 5% or 9 or 0.05. It shows that we have to find such values where 5% area lie to the left, 5% to the right and the 90% in the middle. We know z table summarizes the area of left side. To find the z score of 0.05 left area we directly find from table, but to find the z score of 0.05 right area we need to find z score of 0.95 left area. For confidence interval formulas z interval procedure ये फार्मूला है, ठीक है। टेबल वैल्यू जो है हम फाइंड कर चुके हैं 1.645, आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। सिग्मा जो है यहाँ पे 2.5 है, एन 461 है, एक्स बार जो है मीन जो है 11.9 है। तो ये डेटा पुट करेंगे तो आपका ये आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। पार्ट बी में इंटरप्रेट यू आंसर फ्रॉम पार्ट ए। तो पार्ट ए का जो भी रिज़ल्ट आया वो हम इंटरप्रेट करेंगे। लाजमी बात है जब आप यहाँ पे जो है ना कैलकुलेट करेंगे तो एक रेंज बनेगी, जिस तरीके से यहाँ पे ये जो पिछले क्वेश्चन में ये रेंज बनी थी 54.3 से लेकर 62.8 तक, तो यहाँ पर भी कोई एक रेंज बनेगी। तो हम कहेंगे कि वी कैन बी, यानी वर्डिंग जो यूज़ होगी, द कॉन्फिडेंस इंटरवल प्रोवाइड ए रेंज, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट इज वी कैन बी 90% कॉन्फिडेंस दैट मीन लेंथ ऑफ शेल ऑफ द ओरिजिनल डायमंड इज बिटवीन लोअर वैल्यू कैलकुलेटेड इन पार्ट ए एंड अपर वैल्यू। जिस तरीके से हमने ये यहाँ पे किया था, वी कैन बी 95% दैट द मीन एज ऑफ ऑल पाकिस्तानी मिल इज बिटवीन लोअर वैल्यू एंड अपर वैल्यू। तो सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, और यहाँ लिखा भी है चेक पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन 7। तो ये हमने, उसके बाद सी, what properties should a normal probability plot of the data have for it to be permissible to apply the procedure that you used in part A। ठीक है, तो पार्ट ए के लिए जो ना हमें जो हमने अप्लाई किया है, यानी जेड इंटरवल प्रोसीजर जो अप्लाई किया है, उसके लिए क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पार्ट सी में इसका जवाब हमने दिया है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट शुड नॉट पोजेस आउटलायर इन द डेटा। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट हमें कहता है कि डेटा में कोई आउटलायर नहीं होना चाहिए। आउटलायर का मतलब है ऐसी वैल्यू जो डेटा के जो ओवरऑल वैल्यूज़ आ रही हैं वो जो है ना उससे आउट हो। मिसाल के तौर पर हम कोई जवानों का कोई ग्रुप है, तकरीबन 25, 24, 23, 25, 26, 27 इस रेंज में, 23 से 27 साल के दरमियान एक ग्रुप है, उसके दरमियान एक 70 साल का बूढ़ा वो शामिल कर दें, तो वो जो 70 ईयर्स का जो एजड बंदा होगा वो जो है ना उसमें आउटलायर होगा, क्योंकि जब आप उसका मीन कैलकुलेट करेंगे, अगर उसको बूढ़े को हटा के करेंगे तो उसका मीन जो आएगा वो तकरीबन 25 के आसपास आएगा। जो स्टूडेंट्स का डेटा होगा उसका मीन 25 आएगा। लेकिन जब 70 ईयर्स का जो ओल्ड मैन है वो अगर आप उसमें ऐड करेंगे तो वो मीन जो है 30 या 32 बन जाएगा। तो वो आउटलायर आपकी डेटा को पूरा आउट कर देता है। तो आउटलायर अगर डेटा में होता है तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट जो है
वहाँ पे उसको जो ना हाईलाइट कर देता है, तो उस सूरत में ये वाला प्रोसीजर अप्लाई नहीं होता। द नॉर्मल स्कोर कैन बी कैलकुलेटेड व्हेन वी हैव बीन गिवन एक्स वैल्यूज बट अबव क्वेश्चन डज नॉट प्रोवाइड डेटा। ठीक है, नॉर्मल स्कोर जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट के लिए नॉर्मल स्कोर चाहिए होता है, तो उसके लिए जो है ना हमें डेटा चाहिए होता है। ये तो डायरेक्ट कैलकुलेशन गिवन है ना कि मीन इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, सैंपल इतना है, लेकिन अगर हमें डेटा गिवन हो जो आगे के क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने इसको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट कैलकुलेट किया है। लेकिन इस क्वेश्चन का द नॉर्मल स्कोर्स कैन बी कैलकुलेटेड व्हेन एक्स वैल्यूज आर गिवन, तो अबव क्वेश्चन डज नॉट प्रोवाइड डेटा, तो डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहा। वी कैन अज्यूम दैट द प्रोसीजर विच वी अप्लाइड इन पार्ट ए कैन ओनली बी परमिसिबल, तो यहाँ पर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ ये वाला प्रोसीजर उसी सूरत में ही एप्लीकेबल हो सकता है कि ये जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जिस डेटा से भी कैलकुलेट किए गए हों उसमें कोई आउटलायर ना हो, व्हेन देयर इज़ नो आउटलायर इन द डेटा एंड डेटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये वाला प्रोसीजर अप्लाई हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रेफर क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मार्जिन ऑफ एरर। क्वेश्चन नंबर 8 को हमें रेफ़र करना है। क्वेश्चन नंबर 8 ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ये मीन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सैंपल साइज़ है, उसको हमें रेफ़र करना है। फाइंड द मार्जिन ऑफ एरर ई। ठीक है, सबसे पहले हमें मार्जिन ऑफ एरर मालूम करना है। द टेबल वैल्यू एट 90% कॉन्फिडेंस लेवल और 10% अल्फ़ा और सिग्निफिकेंस लेवल, अल्फ़ा को सिग्निफिकेंस लेवल भी कहते हैं, इज़ +-1.645। टेबल वैल्यू जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये यहाँ पे कैलकुलेट करके भी बताई गई हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करके भी बताई गई हैं, -1.6 और यहाँ पर +1.645। तो ये जो है हमारे पास टेबल वैल्यू आ गई 90 पर। द मार्जिन ऑफ एरर ई इज़ Z अल्फ़ा बाई 2 जो कि टेबल वैल्यू 1.96 आ गई, सिग्मा 2.5 461, तो हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर 0.23 आ गया। ये पार्ट ए था। पार्ट बी, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ई एज फार एज एक्यूरेसी ऑफ द एस्टीमेट इज कंसर्न। ठीक है, टू कैलकुलेट कॉन्फिडेंस इंटरवल वी एड एंड सब्सट्रैक्ट मार्जिन ऑफ एरर विथ मीन। द हायर द मार्जिन ऑफ एरर द हायर द रेंज ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। जितना मार्जिन ऑफ एरर बड़ा होगा कॉन्फिडेंस इंटरवल उतना बड़ा होगा। द प्रिसिजन ऑफ डिसीजन डिक्रीजेज व्हेन मार्जिन ऑफ एरर इंक्रीजेज। तो मार्जिन ऑफ एरर जितना बड़ा होगा उतनी डिसीजन की एक्यूरेसी कम होती है। पार्ट सी, डिटरमिन द सैंपल साइज रिक्वायर्ड टू हैव ए मार्जिन ऑफ एरर ऑफ 0.1 mm, यानी मार्जिन ऑफ एरर एंड द 90% कॉन्फिडेंस लेवल। हम चाहते हैं कि 90% कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो रहे और डिसीजन की एक्यूरेसी, डिसीजन जो मार्जिन ऑफ एरर है वो 0.23 के बजाय 0.1 हो जाए। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, वो जो हमने यहाँ पे Z अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू जो है 1.96 लिखी है, जो कि गलत है। यहाँ पे 1.645 वैल्यू आनी चाहिए। तो बहरहाल 1.96 का मतलब है ये 95% की जो है ना मार्जिन ऑफ एरर है, 95% का ये मार्जिन ऑफ एरर है। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर करेंगे तो 90% जो है 90% की मार्जिन ऑफ एरर की वैल्यू आएगी। तो हमें जो है 0.1 मार्जिन ऑफ एरर मालूम करना है। तो क्या करेंगे, सैंपल साइज़ वही मार्जिन ऑफ एरर का ये वाला ही फार्मूला है, उसी को ही हमने किया है। उसका एन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, Z अल्फ़ा बाई 2 इंटू सिग्मा, यही वैल्यूज़ हैं, इसको सिर्फ जो ना ट्रांसफ़र किया गया है और डिवाइडेड बाई ई। तो हमने जो है Z अल्फ़ा बाई 2 अगेन हमने वही 1.96 वैल्यू रखी है, क्योंकि हमसे मिस्टेक हो गई, हमने 1.645 के बजाय ये रखी है। तो बहरहाल अब आप इसी वैल्यू को आगे बढ़ाएं और यहाँ पे सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल जो है 90% के बजाय 95% कर दें, तो ये वाली कैलकुलेशन करेक्ट हो जाएंगी। अदरवाइज़ ये है कि आप या तो 1.96 की टेबल वैल्यू हटा के 1.645 लिख लें तो भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये जब हमने किया और एरर मार्जिन ऑफ एरर हम 0.1 रखना चाह रहे हैं, तो 2401 अगर सैंपल साइज़ 461 के बजाय 2401 होगा तो हमारा जो मार्जिन ऑफ एरर होगा वो 0.1 आएगा, 0.1 आएगा। तो मार्जिन ऑफ एरर कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप सैंपल साइज़ बढ़ा लें। तो हम देख चुके हैं जितना सैंपल साइज़ बड़ा होगा उतना जो है वो एरर कम होता जाता है। तो ये हमारा पार्ट सी हो गया। पार्ट डी, फाइंड द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इफ ए सैंपल ऑफ साइज डिटरमिन पार्ट सी यील्ड्स अ मीन ऑफ 12 mm। ठीक है, सपोज़ करते हैं कि 2401 हमने पहले तो 461
जो है डेटा लिया था 461 ऑब्जर्वेशन ली थी। अब हम सपोज़ 2401 ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो उसका जो मीन आ रहा है वो 12 आ रहा है, उसका मीन जो आ रहा है वो 12 आ रहा है। तो हमसे कहा गया है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करें 90% पे। तो हमने 12 प्लस माइनस अगेन हमने वही टेबल वैल्यू 95% वाली यूज़ की है। तो बहरहाल 90% ये तो यानी ये जो रेंज आएगी तो 12 प्लस माइनस 1.96 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय 2401। तो ये हमने किया तो 11.9 से लेकर 12.1 ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया 95% का। ये 95% का है क्योंकि टेबल वैल्यू 95% वाली यूज़ हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 10। फॉर ए टी कर्व विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम। याद रखें टी टेबल के लिए जी टेबल में तो हम डायरेक्ट अल्फ़ा जाके हम अंदर ढूंढते हैं और फिर टेबल वैल्यू फाइंड करते हैं। टी के अंदर क्या होता है, हम जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि जितने भी हमारा सैम्पल साइज़ होता है यानी एन होता है, एन में से 1 माइनस कर दो तो जो आंसर आएगा वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगा। तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉलम देखो आपको टी टेबल में नज़र आएगा, टी टेबल में नज़र आएगा। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉलम दोनों तरफ नज़र आएगा। तो दोनों तरफ यानी एक ही वैल्यूज़ गिवन है, आप यहाँ से देखें या यहाँ से देखें। तो टी टेबल फाइंड करने में हमारे पास जो है टी टेबल फाइंड करने का जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमारे पास फॉर ए टी कर्व विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 18 ऑब्टेन द टी वैल्यू एंड इलस्ट्रेट योर रिजल्ट्स ग्राफिकली। ठीक है, अब सबसे पहले पार्ट है द टी टेबल हैविंग एरिया 0.052 टू राइट। टी का एरिया 0 to 5 हो राइट पे, तो टेबल वैल्यू क्या होगी। तो देखें हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम 18, हम डिग्री ऑफ फ्रीडम 18 में गए और टी 0.025 में गए, टी 0.025 में गए तो उसके सामने हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 2.101। तो ये वैल्यू जो है ये डिनोट करती है कि ये जो 2.5% एरिया है ये राइट पर है, यानी 2.101 के राइट पे 2.5% एरिया है। यानी यहाँ टी टेबल में जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं उसका मतलब ऊपर जो टी के साथ ये जो एरिया लिखा हुआ है ये इन वैल्यूज़ के राइट का एरिया है, अगर हमें इन वैल्यूज़ के लेफ़्ट का एरिया फाइंड करना हो तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे -2.101 यानी इसी वैल्यू को अगर हम माइनस साइन लगा दें तो ये जो एरिया 2.5% है ये समझो कि उसके -2.101 के लेफ़्ट का एरिया बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा ग्राफिकली हमने इसको शो किया 2.101 हमारे पास जो टेबल वैल्यू आई है। तो ये जो एरिया है 2.5%, ये जो 2.5% एरिया है ये राइट का एरिया है, तो द टी टेबल प्रेजेंट्स राइट साइड स्कोर्स टू फाइंड 0.025 राइट साइड वैल्यू वी जस्ट आइडेंटिफाई t 0.025 कॉलम एंड 18th रो बिकॉज डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 18, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू n-1, द वैल्यू इज 2.101। This value indicates that 0.025 area lie right side of this value. See graph for details. ग्राफ डिटेल्स के लिए देख सकते हैं। अगर हमें 0.025 लेफ़्ट का एरिया फाइंड करना हो तो इसी वैल्यू को हम यहाँ लिखेंगे, उसको -2.101 करेंगे तो उसके जो -2.101 का जो इस तरफ का जो एरिया होगा वो 0.025 और ये लेफ़्ट एरिया हो जाएगा। तो B 0.05 टू टेल्ड, 0.0205 जो है टू टेल्ड का मतलब है 2.5% इस तरफ और 2.5% इस तरफ। तो जब टू टेल्ड होता है तो हमेशा हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। 1 टेल्ड होता है यानी ये 1 टेल्ड है। 1 टेल्ड का मतलब है कि एक तरफ का एरिया यानी या तो राइट का हो या तो लेफ़्ट का हो, यानी अगर 2 टेल्ड होता है यानी दोनों तरफ का एरिया होता है तो जो है ना वो 2 टेल्ड कहलाता है। ठीक है, राइट टेल्ड हो या लेफ़्ट टेल्ड हो तो ये 1 टेल्ड कहलाते हैं, यानी 2 टेल्ड का मतलब दोनों तरफ। तो 2 टेल्ड जब भी आता है याद रखें कॉन्फिडेंस इंटरवल भी 2 टेल्ड होता है, इसीलिए हम हमेशा अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो यहाँ पर भी ये 2 टेल्ड एरिया मालूम करना है 5%, तो 5% को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो 0.05 डिवाइडेड बाय 2 हमने किया तो 2.5% आ गया। 2.5% हमने देखा कि हमें राइट पे भी 2.5% छोड़ना है, लेफ़्ट पे भी 2.5% छोड़ना है, तो हमने राइट
एरिया 2.5% राइट की वैल्यू निकाल ली जो कि 2.101 है, इसी को ही हम माइनस साइन देंगे तो ये 2.5% लेफ़्ट का एरिया बन जाएगा। तो इस तरीके से लेफ़्ट और राइट का और दरमियान में 95% एरिया होगा। टू फाइंड टू टेल्ड वैल्यू वी डिवाइड t 0.025 by 2, it would be 0.025. The value of the right side area 0.025 is 2.101, degree of freedom 18. To find the values of left side area 0.025, we just put minus sign to right side value, it would be minus 2.101. ठीक है, तो ये हमने वैल्यू फाइंड की। इसी तरीके से C में द t वैल्यू हैविंग एरिया 0.12, इट इज़ लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड का एरिया 10% मालूम करना है तो सिंपली 0.1 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 18 1.33 आ रहा है। अब लेफ्ट का एरिया तो सिंपली 1.33 को आप माइनस साइन लगा देंगे और जो कर्व है उसके इस तरफ लिख देंगे तो ये 10% लेफ्ट का एरिया हो जाएगा। अगर ये 10% राइट का एरिया कहता तो सिंपली 1.33 हम लेते और उसको हम राइट साइड पे लिख देते और 10% एरिया राइट का बन जाता। तो टी टेबल में लेफ़्ट का एरिया राइट का एरिया फाइंड करना बहुत ही आसान है। जो टेबल वैल्यू गिवन होती है वो बेसिकली ऊपर जो एरिया होता है वो राइट का एरिया डिनोट कर रहा होता है, ठीक है। और उस एरिया को अगर लेफ़्ट का एरिया बनाना हो तो उसी टेबल वैल्यू को माइनस साइन लगा के लेफ़्ट साइड पे लिख दो तो वही ऊपर का एरिया जो होगा वो उसके लेफ़्ट साइड का एरिया बन जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको सी और डी करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में द पेपर प्रेजेंटेड फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च ऑन द चिल्ड्रन ऑफ डायबिटिक मदर्स पास्ट स्टडीज शोर दैट मैटरनल डायबिटिक्स रिजल्ट इन obesity, blood pressure and glucose tolerance complication in the offspring following are the arterial blood pressure। हम समझो कि जो डायबिटिक मदर्स होती हैं उनके 16 चिल्ड्रन का डेटा हमने लिया है, ये डेटा है। अप्लाई टी इंटरवल प्रोसीजर टू दीज डेटा टू फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल for the mean arterial blood pressure of all children of diabetic mothers. Interpret your results. Note x बार जो है ये है और स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। 95% का मतलब है कि 5% अल्फ़ा का मतलब है अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमारा सैम्पल साइज़ हमारा जो है 16 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 और 0.025 की जो टेबल वैल्यू आ रही है 2.131 आ रही है, ये टेबल वैल्यू आ रही है। तो टेबल वैल्यू जो है हमने अगेन यहाँ पर मिस्टेक की है, 2.101 हमने टेबल वैल्यू ले ली है, जबकि जो सही टेबल वैल्यू है वो 2.131 है। तो यहाँ पे मिस्टेक है, हमने 18 वाली टेबल वैल्यू ले ली है, जबकि 16 - 1 15 वाली टेबल वैल्यू जो है ना वो डिफरेंट है। तो बहरहाल तो यहाँ पर ये थोड़ी सी एरर है। तो 85.99 जो कि हमारा मीन है उसको प्लस माइनस अल्फ़ा बाय 2 किया और फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन रखा, स्क्वायर रूट रखा। डिग्री ऑफ फ्रीडम 16 था, 16 - 1 किया 15 आया। तो टेबल वैल्यू हमने असल में गलत लिखी है। तो बहरहाल रेंज हमारे पास आ गई ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए था। पार्ट बी जो है ऑब्टेन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, हिस्टोग्राम, स्टीम एंड लीफ डायग्राम ऑफ द डेटा, ठीक है। अब इसमें पार्ट बी में जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट है उसमें नॉर्मल स्कोर्स का टेबल यूज़ होता है। नॉर्मल स्कोर का टेबल ये है। अब चूँकि देखो इसमें 16 ऑब्जर्वेशन है तो नॉर्मल स्कोर यहाँ पे जो 16 वाला ये वाला जो है डेटा, ये वाला डेटा हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट में यूज़ करेंगे, यानी -1.77 -1.28, तो ये वाला यूज़ करेंगे। जितना n होगा उतना वो नॉर्मल स्कोर हम ले लेंगे। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट, बॉक्स प्लॉट सबको हमने सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट, सबसे पहले हमने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखा है। ये डेटा जो है इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में रखा है, सबसे छोटी वैल्यू पर बड़ी इसको रखा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रीक्वेंसी सबकी 111 है, ठीक है। उसके बाद हमने नॉर्मल स्कोर्स लिए हैं, आप देख सकते हैं 16 वाले नॉर्मल स्कोर्स -1.77 -1.28, इस तरीके से ये सारे स्कोर हमने वही यहाँ से कॉपी पेस्ट किए हैं। तो उसके बाद हमने इसको ग्राफ में जाके ग्राफिकली शो किया है। तो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट का ग्राफ बना है।
जिसमें कोई आउटलायर नहीं है। आउटलायर होता तो ये डॉट्स कहीं इधर होता, कहीं इधर होता, कहीं इधर होता, इस तरह से अगर डॉट्स होते तो ये आउटलायर होते। ये बिल्कुल एक ही पैटर्न में आगे बढ़ रहा है तो इसमें कोई आउटलायर नहीं है। स्टीम एंड लीफ डायग्राम में क्या करते हैं कि जो है ना, मिसाल के तौर पर 69.4 है। अब 60 वाली रेंज में हम सिंपली 6 लिखते हैं और 9.4 हमने लिख दिया, 69.4 बन गया। उसके बाद 7 वाली वैल्यूज़ हैं, 70 वाली वैल्यूज़, हमने 7 यहाँ लिख दिया। दूसरी पहली 70 की वैल्यू 75.1, 5.12 हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद फिर दूसरी वैल्यू 78.9, 7 हमने यहाँ लिखा, 8.9। इस तरीके से ये स्टीम एंड लीफ डायग्राम हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद जो है हिस्टोग्राम सबकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो लिहाजा हिस्टोग्राम में सबके जो बार्स होंगे वो बराबर होंगे। उसके बाद बॉक्स प्लॉट में चूँकि सबकी फ्रीक्वेंसी बराबर है तो बॉक्स प्लॉट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये हमारे पास चारों चीज़ें कैलकुलेट की हैं। इसको फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए आप बुक को रेफ़र करें। थैंक यू वेरी मच।